देश के एक बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने पानी के संकट में धकेल दिया, इस एक कारण से। और राज्यों के भीतर भी पानी को लेकर के आपस में संघर्ष पैदा हुई है, प्रतिस्पर्धा पैदा हुई, और उनका जिस पर हक था उस पर पाकिस्तान मौज करता रहा। और ये दुनिया में अपनी डिप्लोमेसी के पाठ पढ़ाते रहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर ये ट्रीटी न होती तो पश्चिमी नदियों पर कई बड़ी परियोजनाएं बनती। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, वहां के किसानों को भरपूर पानी मिलता, पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहती। औद्योगिक प्रगति के लिए भारत बिजली बना पाता। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने इसके उपरांत करोड़ों रुपए भी दिए ताकि पाकिस्तान नहर बना सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी बात, देश चौंक जाएगा। ये चीजें छिपाई गई है, दबा दी गई है। कहीं भी बांध बनता है तो उसमें एक मैकेनिज्म होता है उसकी सफाई का, डीसिल्टिंग का। उसमें जो मिट्टी भर जाती है, बाकी घास वगैरह आकर के भर जाता है तो उसकी कैपेसिटी कम होती है, तो उसकी सफाई के लिए यानी इनबिल्ट व्यवस्था होती है। नेहरू जी ने पाकिस्तान के कहने पर यह शर्त स्वीकार की है कि इन बांध में जो मिट्टी आएगी, कूड़ा कचरा आएगा और बांध भर जाएगा, इसकी सफाई नहीं कर सकते, डीसिल्टिंग नहीं कर सकते हैं। बांध हमारे यहां, पानी हमारा, लेकिन निर्णय पाकिस्तान का कि आप डीसिल्टिंग नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जब इस बार मैं डिटेल में गया तो एक बांध तो ऐसा है कि जहां ये डीसिल्टिंग के लिए जो गेट होता है ना, उसको वेल्डिंग कर दिया गया है ताकि कोई गलती से भी खोल करके मिट्टी को निकाल ना दे। पाकिस्तान ने नेहरू जी से लिखवा लिया था कि भारत बिना पाकिस्तान की मर्जी अपने बांधों में जमा होने वाली मिट्टी साफ नहीं करेगा, डीसिल्टिंग नहीं करेगा। ये समझौता देश के खिलाफ था और बाद में नेहरू जी को भी ये गलती माननी पड़ी। इस समझौते में निरंजन दास गुलाटी करके एक सज्जन उसमें जुड़े हुए थे। उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि फरवरी 1961 में नेहरू ने उनसे कहा था, गुलाटी, मुझे उम्मीद थी कि यह समझौता अन्य समस्याओं के समाधान का रास्ता खोलेगा, लेकिन हम वहीं हैं जहां पहले थे। ये नेहरू जी ने कहा। नेहरू जी केवल तत्कालिक प्रभाव देख पा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम वहीं के वहीं हैं, लेकिन सच्चाई ये कि इस एग्रीमेंट के कारण देश बहुत पिछड़ गया, देश बहुत पीछे चल गया और देश का बहुत नुकसान हुआ। हमारे किसानों को नुकसान हुआ, हमारी खेती को नुकसान हुआ। और नेहरू जी उस डिप्लोमेसी को जानते थे जिसमें किसान का कोई वजूद ही नहीं था। यह हाल करके रखा था उन्होंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, पाकिस्तान आगे दशकों तक
भारत के साथ युद्ध और छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर करता ही रहा। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने बाद में भी सिंधु जल समझौते की तरफ देखा तक नहीं, नेहरू जी की गलती को सुधारा तक नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लेकिन अब भारत ने पुरानी गलती को सुधारा है, ठोस निर्णय लिया है। भारत ने नेहरू जी द्वारा किए गई बहुत बड़ी ब्लंडर, सिंधु जल समझौते को देश हित में, किसानों के हित में एबेंस में रख दिया है। देश का अहित करने वाला ये समझौता अब इस रूप में आगे नहीं चल सकता। भारत ने तय कर दिया है, खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। माननीय सदस्य, आप बहुत देर हो गई, आप उपनेता हैं, ये तरीका आप बैठे बैठे टोकते हैं, प्लीज, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। बैठिए बैठिए बैठिए, आदरणीय बैठिए, शोभा नहीं देता आपका। अध्यक्ष जी, आप उपनेता हैं, अपनी मर्यादा बना के रखें। चलिए बैठिए। वहां बैठे साथी आतंकवाद पर लंबी लंबी बातें करते हैं। जब ये सत्ता में था, जब इनको राज करने का अवसर मिला था, तब देश का हाल क्या है, क्या रहा था, वो आज भी देश भूला नहीं है। 2014 से पहले देश में असुरक्षा का जो माहौल था, अगर वो आज याद भी करे ना, तो लोग सिहर जाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबको याद है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको पता नहीं है, हम सबको पता है। हर जगह पर अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, एयरपोर्ट पर जाओ, बाजार में जाओ, मंदिर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, जहां भी भीड़ होती है, कोई भी लावारिस चीज दिखे छूना मत, पुलिस को तुरंत जानकारी देना, वो बम हो सकता है। हम 2014 तक यही सुनते आए थे, ये हालात करके रखा था। देश के कोने कोने में यही हाल था। माहौल ये था कि जैसे कदम कदम पर बम बिछे हैं और खुद को ही नागरिकों ने बचाना है, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए थे, अनाउंस कर दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस की कमजोर सरकारों के कारण देश को कितनी जानें गंवानी पड़ी, हमें अपनों को खोना पड़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आतंकवाद पर ये लगाम लगाई जा सकती थी। हमारी सरकार ने 11 साल में ये करके दिखाया, एक बहुत बड़ा सबूत है। 2004 से 14 के बीच जो आतंकी घटनाएं होती थी, उन घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई है। इसलिए देश भी जानना चाहता है, अगर हमारी सरकार आतंकवाद पर नकेल कस सकती है, तो कांग्रेस सरकारों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आतंकवाद को फलने फूलने दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के राज में
आतंकवाद अगर फला फूला है तो उसका एक बड़ा कारण इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ, कांग्रेस के एक बड़ी नेता के आंख में आंसू थे, आतंकवादी मारे गए इसके कारण। और वोट पाने के लिए इस बात को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2001 में देश की संसद पर हमला हुआ था। तब कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अफजल गुरु को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात कही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, एक पाकिस्तानी आतंकी जिंदा पकड़ा गया। पाकिस्तान की मीडिया ने, दुनिया ने यह स्वीकार किया कि यह पाकिस्तानी है, लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा पाकिस्तान का पाप, इतना बड़ा पाकिस्तानी आतंकी हमला, और ये क्या खेल खेल रहे थे? वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या कर रहे थे? कांग्रेस पार्टी इसको भगवा आतंक सिद्ध करने में जुटी हुई है। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की छड़ी बेचने में लगी हुई थी। कांग्रेस के एक नेता ने अमेरिका के बड़े राजनयिक को यहां तक कह दिया था कि लश्कर-ए तोयबा से भी बड़ा खतरा भारत के हिंदू ग्रुप है। यह कहा गया था। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, उसे जम्मू कश्मीर में पैर नहीं रखने दिए। इन्होंने घुसने नहीं दिया, उसे बाहर रखा। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए कांग्रेस हमेशा देश की सुरक्षा को बलि चढ़ाती रही। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण के लिए ही कांग्रेस ने आतंकवाद से जुड़े कानूनों को कमजोर किया। गृहमंत्री जी ने आज विस्तार से सदन में कहा है, इसलिए मैं इसको रिपीट करना नहीं चाहता। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने इस सत्र की शुरुआत में आग्रह किया था, मैंने कहा था कि दल हित में हमारे मत मिले न मिले, दल हित में हमारे मत मिले न मिले, देश हित में हमारे मन जरूर मिलने चाहिए। पहलगाम की विभीषिका ने हमें गहरे घाव दिए हैं, उसने देश को झकझोर दिया है। इसके जवाब में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो सेनाओं के पराक्रम ने, हमारे आत्मनिर्भर अभियान ने देश में एक सिंदूर स्पिरिट पैदा किया है। ये सिंदूर स्पिरिट हमने तब भी देखी जब दुनिया भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल भारत की बात बताने गए। मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने बहुत ही प्रभावी ढंग से
भारत की बात डंके की चोट पर दुनिया के सामने रखी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है, हैरानी भी है, जो खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं, मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, करो चर्चा और इतनी करो, करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे। दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर, तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। जो देश की विजय की क्षण है, कांग्रेस उसे देश के उपहास का क्षण न बनाए। कांग्रेस अपनी गलती सुधारें। मैं आज सदन में फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, अब भारत आतंक की नर्सरी में ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाएगा। हम पाकिस्तान को भारत के भविष्य खेलने नहीं देंगे और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और ये पाकिस्तान के लिए भी नोटिस है। वो जब तक भारत के खिलाफ आतंक का रास्ता रोकेगा नहीं, तब तक भारत एक्शन लेता रहेगा। भारत का भविष्य सुरक्षित और समृद्ध होगा, यही हमारा संकल्प है। इसी भाव के साथ मैं फिर से सभी सदस्यों को सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैंने भारत का पक्ष रखा है, भारत के लोगों की भावनाओं को व्यक्त किया है। मैं सदन का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है। लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे। ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है। Hello and welcome viewers. You're watching In Depth with your host Kriti Mishra.
Parliament has passed a piece of legislation that could transform India's maritime logistics and global trade flows, the Bills of Lading Bill 2025. At its heart, the new legislation aims to modernize how India handles the most fundamental document in global shipping, the Bill of Lading, or BOL. For centuries, this document, often printed on crisp bonded paper, has served as the holy trinity of international commerce, a receipt of goods, a contract of carriage, and most crucially, a document of title. Whoever held it physically owned the cargo. The Bills of Lading Bill legally recognizes electronic bills of lading, enabling shipping lines, freight forwarders, banks, and importers and exporters to digitally issue, endorse, and transfer bills of lading. Here's everything you need to know about this legislation. Come along. माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर जो उपलब्धि हमने हासिल की है, ये उपलब्धि इसलिए हासिल की गई है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो विजन दी है, कहां जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजों का जो उन्होंने हमें अनुभव जगाया है और अनुभव जगाने के लिए आधुनिक जो व्यवस्था खड़ा करने के लिए जो भी उन्होंने निर्देश दी है, उसी निर्देश को निष्ठापूर्वक पालन करते हुए पोर्ट शिपिंग वाटर्स मंत्रालय ने दिन रात अगले दिनों में हम अलग अलग वर्टिकल में दुनिया के बेहतर से बेहतर हम कैसे नतीजा ला सकते हैं, इस पर भी हमारा मंत्रालय दिन रात लगे हुए है। तो अगले दिनों में जो भी हमारा लीगल रिफॉर्म्स, ये बहुत जरूरी था, क्योंकि दिस वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजिम। व्हाई वी शुड बी गाइडेड बाय द ब्रिटिश लॉ? वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया, we should have our own set of law. We have our legal wisdom, legal knowledge, legal skill. Everything is available within our personality. So why should we bank on the, particularly outdated laws which was enacted by the British, their own interest? So I believe this particular repeals definitely is going to give us a fresh boost and also fresh vision, so that with our स्वाभिमान tomorrow स्वर्णिम भारत के लिए हम अपने योगदान बड़े निष्ठापूर्वक दे सकें। इसी शब्दों का साथ मैं माननीय सभापति महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी सांसदों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करता हूं इस बिल को सभी की तरफ से पास किया जाए। धन्यवाद। So let's simplify this bill for our viewers with simple Q&As. What is the Bills of Lading Bill? Well, a Bills of Lading is a legal document used in international shipping, acting as proof that goods have been loaded onto a vessel and specifying the terms of transport. The Bills of Lading Bill 2025 replaces the Indian Bills of Lading Act of 1856, ensuring a modern, transparent and efficient framework for shipping transactions. What are the key features of the bill? Modernization. It replaces colonial era provisions with a more structured and simplified framework. Enhanced business efficiency. Streamlines shipping documentation, reducing litigation risks and legal disputes. It establishes clear guidelines for carriers, shippers and consignees. Alignment with global standards. Adopts international best practices to boost India's role in global maritime trade. Government empowerment allows the central government to issue directions for effective implementation. Introduces a standard repeal and saving clause to maintain legal continuity. User-friendly provisions simplifies language and structure without altering the substantive principles of the original law. Boost to maritime trade. Strengthens India's position as a maritime hub, supporting ease of doing business. The implementing body is Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. As you all know, because after going through your details, observation, species, it has been revealed the fact of happening in this particular ministry. Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, in the last 10 years, 11 years time, whatever success stories are being created, it is exemplary.
if we make the comparison of the data, this data is not developed by our agency. It is developed by international impartial agency. So, in this particular data, this has been revealed the fact that how since 2014, this ministry's vision plan has been developed, particularly under the able guidance of Honorable Prime Minister. Sagarmala program was undertaken, and more than 805 numbers of projects in consultation with all the stakeholders, that is the coastal state and union territories. 805 numbers of projects has been identified and targeted to implement it within a span of 20 years, and by spending more than 5.5 lakhs crore. So in this last 10 years time, whatever vertical was set to bring freshness and energy to this ministry and its activities and approach. First of all, under Sagarmala program, it was targeted to make all the port modernized. Modernization, mechanization, digitization, to develop its capacity and also for the sustainable quality operation of the ports, and to make it a world-class level of ports, particularly in terms of handling the cargo, because that is the key to this ministry. As you all know, we handle more than 90% of the EXIM cargo by volume, 70% by value. We have a huge responsibility. We being the largest transporter of the country, we have to perform it effectively within a time frame. That is why the modernization was most demanding part to get the entire operational procedure qualitative and also satisfactory to the in terms of ship recycling by tonnage. Kolkata and Ennore. In Andaman and Nicobar Islands, there is Port Blair. Mumbai is the largest natural port in India. As India gears to become the hub of green shipbuilding by 2030, the history of ships in the subcontinent traverses time. The history of shipbuilding is a fascinating journey that spans thousands of years, reflecting the evolution of human civilization and exploration of the world's oceans. Throughout history, shipbuilding has been an essential driver of global trade, exploration, and cultural exchange. Today, shipbuilding remains a crucial industry, supporting international commerce, naval defense, and maritime exploration across the globe. The shipbuilding industry in India can be broadly categorized into large ocean-going vessels catering to overseas as well as coastal trade, medium-sized specialized vessels like port crafts, fishing trawlers, offshore vessels, inland and other smaller crafts, and defense and naval crafts and coast guard vessels. At the time of independence, there were about a dozen shipyards around Kolkata and Mumbai, which rose to around 45 shipyards in the late 70s. At present, there are about 30 shipyards, out of which 8 shipyards are in the public sector and the rest in the private sector. Major shipyards and R&D facilities. Effective implementation. By incorporating a standard repeal and saving clause, the legislation ensures continuity and legal validity of past actions under the old Act. These reforms aim to enhance clarity, promote ease of understanding, and enable smoother enforcement in line with contemporary trade and legal standards, enabling ease of doing business in India. The bills of Lading Bill 2025 bill reflects our constitutional values and marks a vital step in replacing outdated colonial laws with a modern and accessible framework. Well, viewers, that's all we had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.
नमस्कार, आप देख रहे हैं योग से निरोग। मैं हूं प्रीति सिंह और योग से निरोग के इस अंक में हम खास तौर से आज बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए योग की, क्योंकि योग महिलाओं के लिए न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य लेकर आता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, हार्मोनल से जुड़ा संतुलन, माइंडफुलनेस, तमाम और भी इसके आयाम हैं जो योग के साथ महिलाओं के जीवन में आ सकते हैं और इसके लाभों का अनुभव तमाम महिलाएं कर सकती हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि चाहे किशोरावस्था की बात हो, गर्भावस्था की बात हो या फिर धीरे धीरे जब मेनोपॉज की तरफ या कहीं बढ़ता है और वो शारीरिक समस्याएं फिर कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं का भी कारण बन जाती हैं। तो योग कितना फायदा पहुंचा सकता है महिलाओं को? नमस्ते प्रीति जी और सभी दर्शकों को मेरा नमन। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा, योग काफ़ी हद तक नहीं, पूरी तरह से परिपूर्ण रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये सिर्फ उनके फिजिकल नहीं, उनके इमोशनल बैलेंस के लिए संतुलित, ताकि आंतरिक रूप से वो अपने अंदर वो परिवर्तन ला सकें। जैसे कि आपने कहा कि छोटे एज से लेके इनफर्टिलिटी तक या फिर उसके बाद जाके पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज तक, ये सारे इश्यूज़ को हम कवर करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए और शुरू करेंगे पूरी तरह से अपने शरीर के साथ, क्योंकि प्राणायाम हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस किया हुआ है, कैसे करना है, कौन से सीरीज़ करनी है, कैसे अपने मन को प्रसन्न और प्रफुल्ल रखना है प्राणायाम के द्वारा, वो भी हमने जान लिया है। तो आज करेंगे पूरी तरह से फिज़िकल एक्सरसाइज या फिर व्यायाम शरीर के लिए। तो फिर थोड़ी देर के लिए सारे काम भूलकर आप भी बनिए हमारे साथी और हमारे साथ कीजिए योग। तो आइए करते हैं शुरुआत। तो जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो वार्म अप्स रहेगी महिलाओं के लिए, तो सारे महिलाएं आ जाइए काम काज छोड़ के एक साथ ये जनरल बॉडी वार्म अप और साथ ही साथ बहुत सारे आसन्स को भी करेंगे। सबसे पहले शुरुआत के लिए खड़े होंगे समस्थिति में। जी हाँ, ये स्थिति है जिसमें आपको पूरी तरह से समानता, एक हाथों को ऐसे और दोनों पैर को बिल्कुल गैप में रखते हुए, कोमलता से आंखों को बंद करते हुए अपने आप को एक पर्वत की तरह कल्पना करना है, जो बिल्कुल हिलता नहीं है, स्थिर रहता है। वही समानता आपके भीतर है, स्थिरता आपके भीतर है। अब हम योग अभ्यास के लिए अपने बॉडी को, अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। एकदम स्थिरता, अंदर बाहर चारों तरफ। अगर बाहर कोई हलचल भी हो फिर भी आपको वो कोई भी हद तक डिस्टर्ब नहीं करिए, यही आपको कल्पना करना है। आंखें बंद करके कुछ पल ऐसे रहेंगे, लंबी श्वास भरेंगे नाक से लेके नाभि तक और धीरे धीरे नाभि से बाहर छोड़ते हुए अपने पूरी तरह से मेंटल फ्रेम को, यानी कि मानसिक रूप से आप तैयार हो योग अभ्यास के लिए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को नमन मिलाएंगे, हृदय के पास जोड़ेंगे, आंखें बंद ही रहेगी। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों को बहुत अच्छे से गर्म करते हुए हाथों की ऊर्जा अपने बंद आँखों पे, अपने सर के ऊपर धीरे धीरे आंखें खोल के शुरुआत करते हैं आज की वार्म अप सेशन। जी हाँ, जैसे खड़े हैं बिल्कुल अपने हाथों को कमर पे लीजिएगा, दोनों पैर को अपने हिप के जितने डिस्टेंस में वाइड रखते हुए अपने गर्दन की रोटेशन हम स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे नेक को रोटेट करते हुए श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए चेहरे में बिल्कुल स्वाभाविकता और प्रश्वास में गर्दन नीचे। आपको ये भी सोचना है कि मैं अपने चेहरे से, अपने मन से पूरी तरह से अपनी शारीरिक मानसिक थकान रिलीज़ कर रही हूँ। वैसे ही दूसरी दिशा में भी लेके जाएं, गर्दन को घुमाते हुए चेहरे को बिल्कुल स्वाभाविक, पूरी तरह से जो आपके स्ट्रेस की लाइंस है चेहरे पे रह जाती है, थकान रह जाती है चेहरे पे, उसको बिल्कुल रिलीज़ करें श्वास के साथ। यहीं पे हम अपने शोल्डर को रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे कंधों को नीचे से लेके कान तक ऊपर और पीछे। श्वास के साथ इस अभ्यास को करें। अपने शोल्डर जॉइंट्स को पूरी तरह से एक अच्छे से मूवमेंट में लाते हुए फिर वापस दूसरी दिशा में धीरे धीरे।
यहीं से हम अपने केहनियों को और हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अपने पूरी तरह से थोरैसिक रीजन, अपने पूरी तरह से फेफड़ों में श्वास भरते हुए बैक एंड फ्रंट यानी कि आगे पीछे करते हुए इस अभ्यास को करते रहें। जैसे ये करते रहेंगे आपकी पीठ, कमर की मसल्स और जितने भी नस नाड़ियाँ हैं उसकी भी वार्म अप हो रही है। पीठ का दर्द, कमर का अकड़न जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है पीसीओडी, पीसीओएस या फिर बोलिए कि मध्यम जो पेट है उसके जो हमारी मोटापा रहती है उसको भी ये काफ़ी हद तक कम करती है। इसकी गति आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे ऐसे करके एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। यहीं पे आप स्थिर हो जाएंगे और कमर को पुश करते हुए पीछे की तरफ आप झुकेंगे। जितना हो सके झुके, श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए आगे की तरफ भी आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। फिर से श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आए। धीरे धीरे श्वास लें और फिर छोड़ते हुए पूरी तरह से नीचे की तरफ आप झुके। यहीं पे हम पैर की दूरी और बढ़ाएंगे। प्रसरित पदोत्तानासन, पैर की दूरी अच्छे से बढ़ा के हाथों को पूरी तरह से कमर से लेके धीरे धीरे इसको नीचे अपने एंकल्स तक लेके जाएं। अगर आपको कमर में दर्द है तो वहीं पे रहे, नहीं है तो और झुक सकते हैं। धीरे धीरे झुक के होल्ड करें। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो सामने की तरफ देखिए, ज़्यादा नीचे ना झुके। अगर आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है तो भी ज़्यादा ना झुके। लंबर पेन है, लंबर बैक में बहुत दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है तो भी ज़्यादा ना झुके। यहाँ पे काफ़ी हद तक होल्ड करते हुए हाथों को दाएं और बाएं लेके जाएंगे ताकि कमर में पूरी तरह से मरोड़ आए। बाएं और दाएं, बाएं और दाएं। और याद रखिएगा इसमें आपकी पूरी तरह से श्वास की गति भी एक साथ, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर देखेंगे, छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। दोनों तरफ आप कर रहे हैं। एक साइड आप होल्ड करके कुछ पल अपनी दृष्टि को पूरी तरह से आसमान की ओर रखेंगे और होल्ड करें स्थिति को। फिर वापस आते हुए दूसरी तरफ भी आप होल्ड करें और वापस धीरे धीरे रिलैक्स होते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम थोड़े से बेंडिंग करेंगे, साइड बेंडिंग जिसको कहा जाता है। साइड बेंडिंग के लिए हमने ऐसे टॉवल को रोल करके अपने घुटनों के ठीक ऊपर रखनी है। यहाँ पे हम क्यों रख रहे हैं? ताकि हमारे लेग्स के बीच में थोड़ी से जो घुटनों के ऊपर जो गैप रहती है वहाँ पे इसको आप स्थित करेंगे। कमर पे हाथ रख के आप धीरे धीरे कोई भी एक हाथ ले लीजिए और बेंड करें उसके ऑपोजिट, विपरीत साइड पे। फिर चेंज करें, दूसरे साइड बेंड करें। जब ये अभ्यास कर रहे हैं श्वास लेते हुए आपको हाथ को ऊपर उठानी है, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे लेके जाना है। और जो आपने टॉवल को अपने घुटनों के ऊपर ठीक पकड़ के रखा है उसको आप लगातार एक प्रेशर देते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो लोअर बॉडी के मसल्स हैं वो पूरी तरह से टाइट बन के रहती है। ऊपरी हिस्सा शरीर की अच्छे से ओपन होने में मदद मिल रहा है। और जो मूल बंद होता है योग में बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मूल बंद वो भी लगता है, ये ज़रूर करें। धीरे धीरे एक तरफ आप इसको होल्ड में रखेंगे, इस अभ्यास को आप होल्ड में रखें। साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी आप होल्ड में रखें। और वापस आते हुए रिलैक्स हो जाएंगे। अब हम करेंगे जो है नाम इसका जानु उदर गति, यानी कि आपको हाथ को ऐसे बाएं हाथ को सर के पीछे रखना है
और बाएं कहूनियों से आपको अपने दाएं घुटने को टच करते हुए और ऐसे रिलैक्स। तो श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें। जी हाँ, इसको बहुत ही अच्छे से एक रिदम में करें ताकि आप करते करते अपने बॉडी को एक अच्छे से मोशन में लेके जा सकते हैं और इससे आपकी जो पेट का हिस्सा है, जो पीसीओडी पीसीओएस की वजह से हमारी जो बेली फैट एक्यूमुलेशन होती है, वो भी आपका काफ़ी हद तक ठीक होगा। इसको आप लगातार करें, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएं, धीरे धीरे इसकी काउंटिंग आप बढ़ाओ और इसको आप दोनों साइड से कर लेना। अब आप धीरे धीरे बैठेंगे मलासन में। मलासन में बैठने के लिए आपको अपने पैरों के बीच दूरी बनानी है और जैसे कि धीरे धीरे हम लोग उत्कट आसन में जाते हैं, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए या फिर प्रश्वास छोड़ते हुए आप जाएंगे पूरी तरह से उत्कट आसन से मलासन में। जी हाँ, हाथों को जोड़ के रखेंगे, अपनी कूहनियों को बहुत अच्छे से खोलेंगे, कमर को सीधा करने की कोशिश करेंगे और इस आसन में आपको रुक के रहना। ये आसन बहुत ही ज़्यादा हमारी दादी नानियाँ करती थी काम काज के वक्त भी। अब हमारी जैसे जैसे जीवन शैली बदल रही है, हम इस आसन को भी भूल गए, इसीलिए बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर दिखती हैं। तो इस आसन को करें और इस आसन में भी एक वेरिएशन ले आएंगे। हाथ को सामने रखेंगे, बाएं हाथ को, और दाहिने हाथ को ऊपर लेते हुए ऊपर देखेंगे। इस स्थिति में आप होल्ड करके रखें या फिर मूवमेंट कर सकते हैं अप एंड डाउन। दूसरे साइड भी हम करेंगे ऐसे और इसी अभ्यास को हम रिपीट करेंगे कुछ काउंट्स के लिए। यहीं से एक हाथ को ऊपर ही रखिएगा और जो हाथ आपकी ऊपर है उसको पूरी तरह से घुमा के पीछे अपने मैट पे रखते हुए कमर को, यानी कि आपकी जो पेल्विक रीजन है, उसको पुश करते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, लेते हुए ऊपर, प्रश्वास नीचे, श्वास ले ऊपर। होल्ड भी कर सकते हैं इस आसन में। काफ़ी महिलाओं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इस आसन से चक्रासन तक जा सकते हैं, यानी कि पूरा होल्ड में बने रहे। धीरे धीरे जब आपने अपनी इस स्थिति में 5 बार श्वास लिया, छोड़ा, आराम से नीचे आएंगे और अपने आप को स्थिर कर लेंगे। मलासन से बैठ जाएंगे भद्रासन में। भद्रासन में बैठेंगे, अपनी पीठ कमर सीधा करेंगे, अपने ध्यान ज्ञान को पूरी तरह से अपने मूल में लेके जाएंगे, यानी कि आपके पेरिनियम पे लेके जाएंगे। पेरिनियम में वहाँ ध्यान लेके जाने के बाद करेंगे अश्विनी मुद्रा। जी हाँ, यह मुद्रा बहुत ही अनिवार्य है अगर आप पीसीओडी, पीसीओएस, मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज से अगर ग्रस्त है तो। खाली ये याद रखिएगा कि जब आपके मेंस्ट्रुअल डेज रहेंगी तब आपको ये नहीं करना है। अश्विनी मुद्रा आपको अवॉइड करना है अपने मेंस्ट्रुअल डेज में। करना कैसे है? आंखें बंद कर लेंगे, श्वास लेते हुए अपने पूरी तरह से ध्यान को अपने मूल और गुदा पे लेके आएंगे, जहाँ से आपके मल विसर्जन होता है उसको टाइट कर लेंगे, मसल को पूरी तरह से संकुचित करके। जैसे जैसे आप श्वास छोड़ते हो अपने मसल्स को पूरी तरह से प्राकुंचन यानी कि रिलीज करना है। श्वास ले, साकुंचन, श्वास छोड़े, प्राकुंचन। ये अश्विनी मुद्रा है और बहुत ही इसका फ़ायदा आपको मिलेगा पीसीओएस, पीसीओडी या फिर मेनोपॉज की जो भी प्रॉब्लम्स है, यहाँ तक कि इनफर्टिलिटी में भी। जब तक आप कंसीव नहीं करते हैं आप इस अभ्यास को ज़रूर करें, यानी कि अश्विनी मुद्रा को। यहीं से हम अपने दोनों पैर को वाइड लेके जाएंगे, यानी कि करेंगे पूरी तरह से पैर खोल के फॉरवर्ड बेंडिंग। जी हाँ, यहाँ आपको ये फील होगा या फिर ये बता सकते हैं कि आपके पूरे लेग्स के पीछे बहुत ही बढ़िया से आपको स्ट्रेच मिलेगी
और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जैसे आप आगे बढ़े, अगर आपको पहले से वार्म अप किया गया हो तो आप पूरा जा सकते, नहीं तो अपने केहूनियों को टिका के भी अपने चेहरे को रेस्ट में रख दें। इस पूरी तरह से आसन में होल्ड करें और बने रहें। जो भी आपके पैरों के पीछे आपको ये स्ट्रेच फील हो रहा है उसको पूरी तरह से अनुभव करके, चेहरा अगर नीचे है तो भ्रूण अमन की स्थिति हुई, और अपने आप को धरती माँ के साथ पूरी तरह से एक होते हुए अनुभव करें। श्वास लेते हुए हम ऊपर आएंगे धीरे धीरे और अपने दोनों पैर और को जॉइन करते हुए गोमुख आसन करेंगे, जो हमारी आखिरी आसन होगी। एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर रख देंगे, ओवरलैप करके अपने घुटनों को रखेंगे। आपकी जो घुटना ऊपर रहा वही हाथ श्वास लेते हुए ऊपर उठाएंगे। आंखें बंद करके कुछ पल श्वास ले छोड़ें, श्वास ले छोड़ें, श्वास ले छोड़ें। जो हाथ आपकी नीचे की तरफ है उस हाथ को ऊपर के घुटनों को पकड़ के पीछे की तरफ मुड़ के एक कमर में बढ़िया सा मरोड़ दे, स्पाइनल ट्विस्ट। जो हाथ आपके नीचे है उसको निकाल के अपने घुटनों के सामने रखिए और पीछे की तरफ मरोड़ लीजिए। इससे आपके स्पाइन में बहुत अच्छा एक डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट होगा। दृष्टि रहेगी आपकी पीछे की, यानी कि आपके कंधे की तरफ। श्वास ले छोड़ें, पीछे की तरफ पूरी तरह से मरोड़ के कमर को अपने अंदर जो डिटॉक्सिफाइंग इफ़ेक्ट हो रही है उसको अनुभव करें और धीरे धीरे वापस श्वास लेते हुए वापस आएं। सुविधाजनक आसन में वापस बैठ के अब अपने सेशन को एंड करने से पहले प्राण आसन लगाएंगे। जी हाँ, प्राण आसन आपके अंदर की जो हमारे हाथों में पंच महाभूत है, यहाँ पे आपकी हुई जो वरुण और आपकी हुई पृथ्वी, इन दोनों को आपको ऐसे जोड़ना है, हाथों के ऊपर रखना है। और सेशन को एंड करने से पहले इस मुद्रा में हम अपने भीतर स्त्री शक्ति, मातृशक्ति पूर्णता है, अपने इस सेशन को हम एक शांति मंत्र से समाप्त करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। लंबी श्वास भर के अपने अंदर पूर्णता महसूस करें और अपने अंदर जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है पूरी तरह से ग्रहण करते हुए हील करें अपने आप को। सारे बहनें अपने आप को हील करते हुए दोनों हाथ नमन में लें, हाथों की ऊर्जा को बंद आँखों पे देते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलें। तो युविका, आज जो हमने योग किया, आपने बिल्कुल कैसे वार्म अप करना है उससे लेकर आप उसके बाद आपने तमाम आसन बताए जो कि कैसे अलग अलग स्थिति में फ़ायदा कर सकते हैं और कैसे उन्हें करना है, उनके क्या लाभ है, सब कुछ बताया। लेकिन इसके साथ हम अंक यहीं ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब महिलाओं की बात होती है तो कुछ टिप्स भी होते हैं जो उन्हें देने होंगे। और हम जानते हैं कि योग भी उनमें काफ़ी सहायक है। तमाम तरह के हम जानते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आजकल इस्तेमाल हो रहा है और इनके जंजाल में भी लोग फंस रहे हैं, लेकिन जो चीज़ नेचुरल है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के है। तो आज आप ऐसी कौन सी टिप्स देंगी जो हर महिला अपना सकती है और अपने आप को और अच्छा और निखार ला सकती है अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने लुक्स के अंदर? जी हाँ प्रीति जी, आज हम कुछ पारंपरिक यौगिक नुस्खे शेयर करेंगे जो महिलाएं अपने दिनचर्या में पूरी तरह से उतार सकते हैं। बालों को लेके अपने कैसे स्किन का भी, त्वचा का ख्याल रख सकते हैं और साथ ही साथ अंदर से ये अपने टॉक्सिन्स को कैसे रिलीज़ करना है, वो सब हम नुस्खे, यौगिक नुस्खे ज़रूर शेयर करेंगे। तो बताइए, पहला कौन सा नुस्खा है?
तो हमारी टिप नंबर 1 है झड़ते हुए बालों की, या फिर बाल जो बहुत समय से ज़्यादा ही आगे सफ़ेद हो रही है, तो इसको कैसे रोका जाए। सभी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं हेयर फॉल को लेके या फिर डैंड्रफ बोलिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो यूज़ करेंगे हमारी नीम का काट जिसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वज्रासन आसन जो हमने पहले भी दिखाया हुआ है कि कैसे करना है, उस आसन में बैठ के अगर आप अपने बालों को कंघी करेंगे तो काफ़ी हद तक ये अपने अंदर जो आपके जो प्राण वायु हैं पंच प्राणा को संतुलित करता है और साथ ही साथ आपकी जो पाचन यंत्र को बहुत ही ज़्यादा सक्रिय करते हुए आपकी जो हेयर हेल्थ है और साथ ही साथ आपकी जो बालों की क्वालिटी है उसको भी निखार में लाता है। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान सी टिप बालों के लिए युविका ने हमारे साथ साझा की है। नीम के कंघे का इस्तेमाल करें, पूरी कोशिश करें कि प्लास्टिक के कंघों का इस्तेमाल ना हो और वज्रासन में बैठकर आप अपने बालों में कंघी करें। हो सकता है शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन एक बार अगर अभ्यास हो जाएगा तो उसके बाद ये आदत बन जाएगी। और जिस तरह से हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं बाल झड़ने की समस्या, असमय बाल सफ़ेद होने की समस्या है, ऐसे में ये महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं युविका? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं लाभ लेंगी तो पुरुष क्यों नहीं, और बाल झड़ने की जो टेंशन रहती तो वो पुरुषों को भी रहती है, तो बिल्कुल दोनों के दोनों कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है तुरंत लाभ ना नजर आए, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे अभ्यास में रखेंगे, जारी रखेंगे, तो आपको इसका फायदा जरूर नजर आएगा। अब टिप नंबर 2 क्या है युविका? टिप नंबर 2 रहेगी गंडूश क्रिया, जिसको आमतौर पे हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देसी घी का उपयोग करें या फिर आप कोई भी खाने में जो चलता है वो वाला नारियल तेल यूज़ करें। 1 चम्मच आपको लेना है। आपको 1 चम्मच जो नारियल तेल होता है सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद आपने अपने मुंह में लेके उसको पूरी तरह से दाएं और बाएं अपने गालों में भर के ऐसे आपने 10 से 15 मिनट तक करना है। लगातार 10 दिन करें और करने के बाद आप उसको थोड़ा गैप दे सकते हैं, फिर कंटिन्यू करें। अब इसका लाभ क्या होता है, इससे आपकी ओरल हाइजीन तो अच्छी बनती है, मसूड़े और दांत तो आपके स्वस्थ रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके भीतर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से लेके आपकी पूरे चेहरे की ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है, तो चेहरा भी बहुत अच्छे से आपके सुंदर और निखार लाता है। तो फेस योगा का भी ये एक पार्ट है, जैसे कि हम मुखश्री योग के नाम से भी जानते हैं संस्कृत में। इससे आपके चेहरे में निखार लाएगी और पूरी तरह से आप स्वस्थ बनेंगे। बिल्कुल, तो ऑयल पुलिंग इसे ये भी कहा जाता है, एक सामान्य सा नाम है। कोई भी खाने वाला तेल, लेकिन कोशिश करें कि वो नारियल का तेल हो। 15 मिनट 10 से 15 मिनट उसे मुंह में घुमाना है, उसके बाद उसे स्पिट कर देना है या पीना है? क्या नहीं, उसको आपको बाहर निकालना है। उसको आपको थूक देना है, ऐसी जगह थूके, नहीं तो बेसिन क्लॉग हो सकता है। और क्योंकि थोड़ा सा और समझना चाहूँगी, पहले ब्रश करें या बाद में ब्रश करें? उसके बाद आप ब्रश कर सकते हैं। तो ये थी टिप नंबर 2। और जैसा हमने पहले भी कहा कि कोई भी अभ्यास 1 या 2 बार नहीं करना है, लगातार इसका अभ्यास करते रहना है। जितना हो सके इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है, और दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो आपको इसका लाभ भी ज़रूर नज़र आएगा। तो इसी के साथ आज के अंक में फ़िलहाल इतना ही। युविका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले अंक में हम फिर कुछ नए योगाभ्यासों के बारे में जानेंगे और समझेंगे क्या सावधानियां अपनाकर उन्हें करना है और किस तरह के लाभ हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उन योगाभ्यासों को करना है। तो आगे के अंक में ज़रूर बनिए हमारे साथी, और तब तक के लिए रहिए बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी। नमस्कार। नमस्कार, संसद टीवी पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी। सर, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। और मेरा सवाल ये है, लोकसभा का तो एक क्षेत्र होता है जिसके विकास के लिए वहाँ के सांसद को काम करना होता है। अब बतौर राज्यसभा सांसद आपकी भूमिका बढ़ जाती है, वो क्षेत्र ना होकर एक राज्य तक होती है। ऐसे में आपकी क्षेत्र के विकास की योजनाएं, किस क्षेत्र पे आप फोकस कर रहे हैं, कौन सी बुनियादी समस्याओं को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मैं खास करके हमारे किसानों की जो समस्याएं है, हमारा जो पानी का जो विषय है, जल का जो विषय है, हमारे मेडिकल एजुकेशन का विषय है, मेडिकल में रिसर्च होने का जो विषय है, बच्चों में स्कूली जो छात्र होते हैं उसमें शिक्षा का विषय है,
तो शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, कृषि क्षेत्र में मैं ज़्यादातर इस विषय में काम कर रहा हूं और मुझे उसमें सफलता भी मिल रही है। जैसा आपने क्षेत्र की बात की तो महाराष्ट्र मेरा क्षेत्र है। महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए तो मैं कर रहा हूं, उसमें मराठवाड़ा का भी वहां से आता हूं जो सूखाग्रस्त एरिया है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वहां पे एक मराठवाड़ा ग्रिड का एक योजना किया है, वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट बोल के पूरे देश में सफल होने जा रहा है। इसी तरह से मैं मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी बहुत सारी समिति के माध्यम से वहाँ गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली है। जैसे मणिपुर में ब्लैक राइस मिलता है, वो पूरे देश ने दुनिया में प्रसिद्ध है, जो मल्टी ऑक्सीडेंट्स के माध्यम से वो कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर सकता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें राज्यसभा सांसद के माध्यम से, जैसे मैं ICMR पे सदस्य हूँ, तो रिसर्च मेडिकल स्टूडेंट्स में होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन जो प्रधानमंत्री जी ने जो लाया, जिस संजीवनी के विजय से पूरे देश को नहीं तो दुनिया को बचाया, तो प्रधानमंत्री जी का जो कोरोना वैक्सीन है, इसको निर्माण करने में भी ICMR का बहुत बड़ा योगदान था। तो ICMR का भी बजट बढ़ाना चाहिए, इसलिए भी मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ और माननीय JP नड्डा जी की तरफ मांग की है। और धीरे धीरे हमारे देश के शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर्स, हमारे किसान, हमारे युवा और हमारे सारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। सर, आपने बात करी संसदीय समितियों की, उसके माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में जाना होता है, जानना होता है, मुद्दों को समझना होता है। ऐसे में जब संसद चलती है, राज्यसभा में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं विषयों को, अलग अलग शून्यकाल में उठाते हैं, वहीं हम संसदीय समितियों की बात करें तो संसदीय समितियों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति होती है। जैसे मैं हेल्थ पर हूँ, हिंदी राजभाषा पर हूँ, इसके साथ ही मैं कल्चर और टूरिज्म पे हूँ। ये सारी संसदीय समितियाँ हर प्रदेश में जाकर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करती है, जिसका हमारे देश की एकात्मता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। और हर क्षेत्र के विकास के लिए भी, जैसे हम साउथ में गए हेल्थ की कमेटी के लिए, वहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेके रिसर्च तक, कैंसर की दवाइयों से लेके बहुत सारी चीज़ों में चेन्नई गए, बेंगलुरु गए, हैदराबाद गए, वहाँ पर खूब अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो संसदीय समितियाँ हैं, इनके विषय की वजह से देश भर में देश आगे बढ़ रहा है और उस विषय के माध्यम से देश प्रगति की राह पर जा सकता है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने महाराष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं और संसद और समितियों के माध्यम से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। की अर्थव्यवस्था, मोदी जी बना रहे भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। विकसित भारत का अमृत काल। नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। गंगा पर आस्था। इस वीडियो में हम गंगा नदी से जुड़ी रीतियों एवं धार्मिक संस्कारों के बारे में जानेंगे। गंगा से जुड़ी इन रीतियों का इतिहास सदियों पुराना है। ये वैदिक शास्त्रों में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिनमें धार्मिक संस्कारों के बारे में लिखा गया है। आइए रीतियों एवं धार्मिक संस्कारों से आरंभ करते हैं। कुछ विशेष शहरों से प्रवाहित होते समय गंगा जल की महत्ता बढ़ जाती है। इन नगरों के लोग गंगा से जुड़ी स्थानीय मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार रस्में और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। गंगा से जुड़ी हुई इन रीतियों का इतिहास सदियों पुराना है। ये वैदिक शास्त्रों के गहराइयों से जुड़ी हुई है, जिनमें धार्मिक संस्कारों के बारे में लिखा गया है। प्रायः कुछ धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ और विशेष विधियों के साथ एक संस्कार किया जाता है, जो कि मानवीय जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है।
हिंदू संस्कृति में 16 संस्कारों की मान्यता है। इनमें से 3 संस्कार गंगा नदी के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार एवं अंत्येष्टि संस्कार। ऐसे बहुत से दूसरे रीति रिवाज है जो इन 3 संस्कारों से जुड़ी हुई है। मुंडन संस्कार मुख्यतः एक शिशु के पहले बार सिर मुंडवाने से संबंधित है। कटे हुए बालों में से कुछ गंगा नदी में अर्पित कर दिए जाते हैं। वह तत्पश्चात शिशु का सिर गंगा जल से धोया जाता है। ये सामान्यतः शिशु के प्रथम जन्म दिवस से पहले अथवा तृतीय जन्म दिवस के बाद किया जाता है। कई रीतियों में वयस्क भी इसी प्रकार अपने बाल काटकर गंगा जल में अर्पित करते हैं। हरिद्वार एवं ऋषिकेश ऐसे 2 स्थान हैं जहाँ के घाट मुंडन संस्कार के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये विवाह से संबंधित है। विवाह के पश्चात श्रद्धालु वाराणसी के गंगा घाट पर नव विवाहितों के रूप में जाते हैं। एक दूसरे को मिलन के इस संबंध में आमंत्रित करने के लिए इस रीति में नदी को नमन और उसकी पूजा की जाती है। मनुष्य के जीवन चक्र का दूसरा भाग मृत्यु है और इसी से संबंधित है अंत्येष्टि या दाह संस्कार। चूंकि यह मनुष्य की मृत्यु होने पर किया जाता है, अतः 16 संस्कारों में ये अंतिम संस्कार है। मृत शरीर का दाह करने के लिए नदी के तट को उचित स्थान माना जाता है। अलग अलग गंगा तटों पर दाह संस्कार करने की भिन्न भिन्न विधाएं देखी जाती है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जगह है कनखल, जो हरिद्वार में है, और एक और स्थान है मणिकर्णिका घाट, जो कि वाराणसी में है। दाह संस्कार के उपरांत अस्थियों और राख को नदी में अर्पित किया जाता है। दाह संस्कार का महत्व मात्र स्वच्छता पूर्वक शव को जलाना नहीं है, अपितु हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य आत्मा व स्थूल शरीर का संबंध विच्छेद करना है। ऐसा माना जाता है कि अस्थियों का नदी में अर्पण करने से मृतक की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसी से संबंधित एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें कहते हैं कि राजा भगीरथ ने तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की, ताकि उनके 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। इस प्रसंग में भगवान विष्णु राजा भगीरथ को बताते हैं कि गंगा नदी में अस्थि विसर्जन करने से ही उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सकती है। ऐसी है गंगा नदी की शक्ति। नमस्कार, संसद टीवी पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत गोपछड़े जी। सर, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। और मेरा सवाल ये है, लोकसभा का तो एक क्षेत्र होता है जिसके विकास के लिए वहाँ के सांसद को काम करना होता है। अब बतौर राज्यसभा सांसद आपकी भूमिका बढ़ जाती है, वो क्षेत्र ना होकर एक राज्य तक होती है। ऐसे में आपकी क्षेत्र के विकास की योजनाएं किस क्षेत्र पे आप फोकस कर रहे हैं? कौन सी बुनियादी समस्याओं को आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? मैं खास करके हमारे किसानों की जो समस्याएं है, हमारा जो पानी का जो विषय है, जल का जो विषय है, हमारे मेडिकल एजुकेशन का विषय है, मेडिकल में रिसर्च होने का जो विषय है, बच्चों में स्कूली जो छात्र होते हैं उसमें शिक्षा का विषय है, तो शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, कृषि क्षेत्र में मैं ज़्यादातर इस विषय में काम कर रहा हूं और मुझे उसमें सफलता भी मिल रही है। जैसे आपने क्षेत्र की बात की, तो मेरा महाराष्ट्र मेरा क्षेत्र है। महाराष्ट्र क्षेत्र के लिए तो मैं कर रहा हूं, उसमें मराठवाड़ा का भी वहां से आता हूं, जो सूखाग्रस्त एरिया है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वहाँ पे एक मराठवाड़ा ग्रिड का एक योजना किया है, वो भी एक पायलट प्रोजेक्ट बोल के पूरे देश में सफल होने जा रहा है। इसी तरह से मैं मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड,
मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ भी बहुत सारी समिति के माध्यम से वहाँ गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली है। जैसे मणिपुर में ब्लैक राइस मिलता है, वो पूरे देश ने दुनिया में प्रसिद्ध है, जो मल्टी ऑक्सीडेंट्स के माध्यम से वो कैंसर की बीमारी को ख़त्म कर सकता है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स मिलते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें राज्यसभा सांसद के माध्यम से, जैसे मैं ICMR पे सदस्य हूँ, तो रिसर्च मेडिकल स्टूडेंट्स में होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन जो प्रधानमंत्री जी ने जो लाया, जिस संजीवनी के विजय से पूरे देश को नहीं तो दुनिया को बचाया, तो प्रधानमंत्री जी का जो कोरोना वैक्सीन है, इसको निर्माण करने में भी ICMR का बहुत बड़ा योगदान था। तो ICMR का भी बजट बढ़ाना चाहिए, इसलिए भी मैंने प्रधानमंत्री जी की तरफ और माननीय JP नड्डा जी की तरफ मांग की है। और धीरे धीरे हमारे देश के शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर्स, हमारे किसान, हमारे युवा और हमारे सारे आने वाली जो पीढ़ी है, वो बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करने जा रही है। सर, आपने बात करी संसदीय समितियों की, उसके माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में जाना होता है, जानना होता है, मुद्दों को समझना होता है। ऐसे में जब संसद चलती है, राज्यसभा में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं विषयों को, अलग अलग शून्यकाल में उठाते हैं, वहीं हम संसदीय समितियों की बात करें तो संसदीय समितियों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण संसदीय समिति होती है। जैसे मैं हेल्थ पर हूँ, हिंदी राजभाषा पर हूँ, इसके साथ ही मैं कल्चर और टूरिज़्म पे हूँ। ये सारी संसदीय समितियाँ हर प्रदेश में जाकर अपना अपना कार्य सुचारू रूप से करती है, जिसका हमारे देश की एकात्मता, अखंडता, संप्रभुता के ऊपर एक बहुत बड़ी मदद मिलती है। और हर क्षेत्र के विकास के लिए भी, जैसे हम साउथ में गए हेल्थ की कमेटी के लिए, वहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट से लेके रिसर्च तक, कैंसर की दवाइयों से लेके बहुत सारी चीज़ों में चेन्नई गए, बेंगलुरु गए, हैदराबाद गए, वहाँ पर खूब अच्छी चीज़ें देखने को मिली। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो संसदीय समितियाँ हैं, इनके विषय की वजह से देश भर में देश आगे बढ़ रहा है और उस विषय के माध्यम से देश प्रगति की राह पर जा सकता है। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने महाराष्ट्र के विकास के लिए तत्पर हैं और संसद और समितियों के माध्यम से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। Bodies on the inscription of the Maratha military landscapes of India on the World Heritage List under Agenda Item 8B.16. This is a historic day, not only for India, but especially for the Marathi people all over the world. The rich cultural heritage of the Marathas has been honored by the recognition of its outstanding universal value by the international community. The Maratha military landscapes represent a unique fusion of military innovation, ecological adaptation, and architectural excellence shaped by the rugged landscapes of the inimitable spirit of the Maratha polity. We dedicate this inscription to the wisdom of Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose legacy lives on through these military landscapes and the work of the Marathas for the well-being of the people. The permanent delegation of India to UNESCO thanks Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, State Chief Minister, Shri Devendra Fadnavis, State Culture Minister, Shri Ashish Shellar, and the Union Culture Minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat, officers of the Archaeological Survey of India, Ministry of External Affairs, and the Government of the State of Maharashtra. इस सूची में शामिल है भारत के 12 ऐतिहासिक किले, जिनमें महाराष्ट्र के रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, लोहगढ़, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु का जिंजी किला भी शामिल है। ये सिर्फ पत्थर के किले नहीं हैं, ये उस दौर की गाथाएं हैं जब छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने अपने पराक्रम से नया इतिहास रचा। हर किला मराठा सैन्य शक्ति, प्रशासनिक कुशलता और जन कल्याण की भावना का प्रतीक है। तो आइए हम मिलकर नमन करें उन वीरों को जिन्होंने भारत के इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा। यही है मराठा साम्राज्य की गूंज,
जो आज भी हमारे दिलों में जीवित है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा गर्व और खुशी जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस धरोहर में शामिल 12 भव्य किले मराठा साम्राज्य की महानता और शक्ति को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने मराठा साम्राज्य के महत्व पर कहा कि जब हम गौरवशाली मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो हम इसे सुशासन, सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक कल्याण पर जोर के साथ जोड़ते हैं। ये महान शासक हमें किसी भी अन्याय के आगे झुकने से मना करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने नागरिकों से मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने के लिए इन किलों का भ्रमण करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 2014 में रायगढ़ जिले की अपनी यात्रा की यादें साझा की और एक तस्वीर भी साझा की जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने यूनेस्को की एक पोस्ट के जवाब में कहा कि हर भारतीय इस सम्मान से उत्साहित है। मराठा सैन्य भूदृश्य को सांस्कृतिक मानदंडों की श्रेणी में नामांकित किया गया है। इस कैटेगरी में जिन्हें शामिल किया गया है उसका आधार है एक सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता के लिए एक अद्वितीय या कम से कम असाधारण साक्ष्य होना जो जीवित है या जो गायब हो गई है। एक प्रकार की इमारत, वास्तुशिल्प या तकनीकी समूह या परिदृश्य का उत्कृष्ट उदाहरण होना जो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है और घटनाओं या जीवित परंपराओं के साथ विचारों या विश्वासों के साथ उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के साथ सीधे या मूर्त रूप से जुड़ा होना। महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले और दुर्ग हैं। मराठा शासकों के 12 किलों को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत चुना गया है। इसमें पहाड़, पठार और तटीय किले शामिल हैं। इन दुर्गों का चयन केवल स्थापत्य सौंदर्य के आधार पर नहीं बल्कि उनके भौगोलिक वितरण, सैन्य रणनीति और पर्यावरण संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये किले सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित हैं, जहां न केवल दुर्ग रचना की जटिलता दिखाई देती है बल्कि उस समय के युद्ध कौशल, जल प्रबंधन और सामरिक दूरदर्शिता का भी परिचय मिलता है। इस नामांकन से भारत को सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने और अपनी विरासत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। ये उन ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को विश्व मानचित्र पर लाएगा जो अब तक पर्यटन के मुख्य धारा से बाहर रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। इस मान्यता से सिर्फ हमारी विरासत को सम्मान नहीं मिला बल्कि ये मध्यकालीन सैन्य इतिहास, स्थापत्य कला और क्षेत्रीय प्रतिरोध की रणनीतियों को भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है, जिन्होंने भारत की मिट्टी को बार बार बाहरी हमलों से बचाया। ये किले रायगढ़, प्रतापगढ़, शिवनेरी, पन्हाला, सिंधुदुर्ग और अन्य शामिल हैं। ये सिर्फ पत्थरों की दीवारें नहीं हैं, बल्कि ये उस दौर की गूंज है जब भारत ने साहस, नीति और आत्मसम्मान की मिसालें पेश की थीं। आज ये उपलब्धि न केवल इतिहास को याद करने का मौका है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उस विरासत से जोड़ने का भी अवसर है जो हमें किस श्रेणी में मान्यता मिली। दुर्गों को मराठा सैन्य परिदृश्य नाम दिया गया है। ये शब्द केवल किलों को नहीं बल्कि उनके आसपास की भौगोलिक और सामरिक बनावट जैसे पर्वत, घाटियां, प्राकृतिक मोर्चाबंदी, जल स्रोत और संचार मार्गों को भी समाहित करता है। भारत में सबसे पहली बार महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आगरा के लाल किले को विश्व विरासत 1983 में घोषित किया गया। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत बनाया गया। उत्तर प्रदेश के ताजमहल को भी 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। वहीं तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारक को 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया। 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम को
विश्व विरासत बनाया गया। राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में विश्व विरासत घोषित किया गया। 1985 में असम के मानस वन्य जीव अभयारण्य को धरोहर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के खजुराहो स्मारकों के समूह को 1986 में विश्व धरोहर बनाया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी को 1986 में धरोहर निर्धारित किया। कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित स्मारकों को 1986 में भारतीय धरोहरों की लिस्ट में शामिल किया गया। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 1986 में धरोहरों की सूची में जगह दी गई। 1987 में कर्नाटक के ही पत्तदल के स्मारकों के समूह को यूनेस्को ने विश्व धरोहर बनाया। महाराष्ट्र के एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल को 1987 में विरासत बनाया गया। तमिलनाडु के चोल मंदिर को 1987 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। उत्तराखंड की नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। मध्य प्रदेश के सांची के बौद्ध स्मारक को 1989 में विश्व धरोहर बनाया गया। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा भी विश्व धरोहर है। 1993 में दिल्ली के कुतुब मीनार और स्मारक को विश्व विरासत घोषित किया गया। 1999 में भारत के पर्वतीय रेलवे विभिन्न भारतीय राज्य को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर को साल 2002 में विश्व विरासत घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की भीमबेटका को साल 2003 में विश्व धरोहर बनाया गया। गुजरात के चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क को विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को साल 2004 में विश्व विरासत बनाया गया। दिल्ली के लाल किला परिसर को 2007 में विश्व धरोहर बनाया गया। राजस्थान के जयपुर में जंतर मंतर को साल 2010 में विश्व धरोहर बना दिया गया। पश्चिमी घाट को 2012 में विरासत बना दिया गया। राजस्थान के पहाड़ी किले को भारत की विश्व विख्यात विरासत का हिस्सा बनाया गया। गुजरात के पाटन में रानी की बावड़ी को साल 2014 में विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया। हिमाचल प्रदेश के ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को साल 2014 में विश्व धरोहर बनाया गया। 2016 में चंडीगढ़ के कैपिट कॉम्प्लेक्स को विश्व विरासत बनाया गया। सिक्किम के कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को साल 2016 में विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। बिहार के नालंदा महाविहार के पुरातत्व स्थल को विश्व धरोहर बनाया गया। गुजरात के अहमदाबाद को ऐतिहासिक शहर की विश्व विरासत स्थलों की लिस्ट में शामिल किया गया। साल 2018 में महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित विक्टोरियन गोथिक को धरोहर बना दिया गया। राजस्थान का जयपुर शहर विश्व विरासत है। तेलंगाना के कालेश्वर मंदिर को 2021 में विश्व विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया। गुजरात के धोलावीरा को साल 2021 में विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन एक सांस्कृतिक विश्व धरोहर है, जिसे यूनेस्को ने 2023 में विरासतों की लिस्ट में शामिल किया। कर्नाटक के होयसल के पवित्र समूह को विश्व धरोहर स्थल 2023 में घोषित किया गया। 2024 में असम राज्य में स्थित अहोम राजवंश का टीला मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। वर्तमान में भारत में 44 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 36 सांस्कृतिक स्थल और 7 प्राकृतिक स्थल हैं, जबकि 1 मिश्रित स्थल है। महाराष्ट्र में 6 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 5 सांस्कृतिक और 1 प्राकृतिक है। इसमें अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था, मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स और पश्चिमी घाट प्राकृतिक श्रेणी में शामिल हैं। हमारी विरासत हमारी शान है, हमारी पहचान है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को एक और ऐतिहासिक पहचान मिली है। 2024 में भारत के लिए गर्व का क्षण तब आया जब असम के चराईदेव मोइदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की श्रेणी में शामिल हुआ है।
चराईदेव मोईदाम अहोम राजवंश की वह पवित्र भूमि है जहां इस शक्तिशाली वंश के शासकों और उनके परिजनों के नश्वर अवशेषों को सम्मान पूर्वक दफनाया गया था। 13वीं से 19वीं सदी तक असम पर शासन करने वाले अहोम राजवंश की ये परंपरा भारत के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। चराईदेव मोईदाम को अक्सर असम का पिरामिड भी कहा जाता है। ये न सिर्फ एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है बल्कि भारत की स्थानीय परंपराओं और श्रद्धा का भी प्रतीक। ताई अहोम राजवंश ने 12वीं से 18वीं शताब्दी तक ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के विभिन्न भागों में अपनी राजधानी स्थापित की। उनमें से सबसे अधिक पवित्र स्थल चराईदेव था, जहां ताई अहोम ने पाटकाई पर्वतमाला की तलहटी में स्थित चौलुंग सिउकाफा के अधीन अपनी पहली राजधानी स्थापित की थी। ये पवित्र स्थल, जिसे चिराई दोई या चेताम दोई के नाम से जाना जाता है, ऐसे अनुष्ठानों के साथ पवित्र किए गए थे जो ताई अहोम की गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं को दर्शाते हैं। सदियों से चराईदेव का एक टीला शवागार के रूप में अपना महत्व बनाए रखा है। ताई अहोम लोगों का मानना था कि उनके राजा दिव्य थे, जिसके कारण एक अनूठी अंत्येष्टि परंपरा की स्थापना हुई। राजवंश के सदस्यों ने नश्वर अवशेषों को दफनाने के लिए मोईदाम या गुंबददार टीलों का निर्माण किया। ये परंपरा 600 वर्षों से चली आ रही है, जिसमें विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया गया और समय के साथ वास्तुकला की तकनीकें विकसित होती रहीं। शुरुआत में लकड़ी और बाद में पत्थर और पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके मोईदाम का निर्माण किया गया। ये एक सावधानी पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया थी, जिसका विवरण चांगरुंग फुकन में दिया गया है, जो अहोमों का एक प्रमाणिक ग्रंथ है। शाही दाह संस्कार से जुड़ी रस्में बहुत भव्यता के साथ आयोजित की जाती थी। मोईदाम में विशेष गुंबददार कक्ष होता है, जो प्रायः 2 मंजिलों के होते हैं, जिन तक मोहराबदार मार्गों से पहुंचा जा सकता है। कक्षों के बीच में उभरे स्थान बने हुए थे, जहां मृतकों को उनके शाही चिन्हों, हथियारों और निजी सामानों के साथ दफनाया जाता था। इन टीलों के निर्माण में ईंटों, मिट्टी और वनस्पतियों की परतों का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे यहाँ का परिदृश्य सुंदर पहाड़ियों में बदल गया। चराईदेव के मोईदाम की तुलना प्राचीन चीन के शाही मकबरों और मिस्र के फिरौन के पिरामिडों से की जा सकती है, जो स्मारकीय वास्तुकला के माध्यम से शाही वंश को सम्मानित करने और संरक्षित करने के सार्वभौमिक विषयों को दर्शाता है। गौरवशाली मराठा साम्राज्य को इस लिस्ट में शामिल करने से कुल 44 विश्व धरोहर स्थलों के साथ भारत अब विश्व स्तर पर 6ठे स्थान और एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है, जो सांस्कृतिक गहराई और प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करता है, जो वैश्विक विरासत मानचित्र पर इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। भारत के 62 स्थल विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भी है, जो भविष्य में किसी भी स्थल को विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में माने जाने के लिए एक अनिवार्य सीमा है। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ केवल एक स्थल का प्रस्ताव कर सकता है। भारत सरकार की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों की नोडल एजेंसी है। वहीं यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का संगठन है, जो विश्व भर में शांति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार में सहयोग को बढ़ावा देता है। संगठन अपने सदस्य देशों के लिए प्रमुख सेवाएं प्रदान करता है, वैश्विक मानदंड और मानक निर्धारित करता है और अपनी सूचियों में अंकित स्थलों और संस्थानों के वैश्विक नेटवर्क का निर्माण करता है। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इनोवेटिव भारत की इस कड़ी में हम
आपको लेकर जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश हो रहा है। यहाँ एक सीनियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विक्रम शर्मा। वो वाणिज्यिक खेती पर वर्षों से काम कर रहे हैं। इनोवेटिव भारत में आज हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम शर्मा से, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कॉफ़ी पे काम किया और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जैसा जिला, जो कि मध्यम ऊंचाई का जिला है, वहाँ पे कॉफ़ी की कमर्शियल खेती इन्होंने शुरू की है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में जो समान ऊंचाई के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी कॉफ़ी की बेहतरीन खेती उन्होंने की है। इसके अलावा भी जो सिनामन है, जो दालचीनी है, जो कपूर है, एवोकेडो है, पिस्ता है और जो हींग है, उसकी कमर्शियल खेती भी वो वर्षों से दिखा चुके हैं। हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर विक्रम शर्मा से। डॉक्टर विक्रम शर्मा जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल यही बिल्कुल कि आप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कॉफ़ी को क्योंकि आप बिलासपुर के क्षेत्र है, ये बिलासपुर जैसे क्षेत्र में जो मध्यम ऊंचाई का क्षेत्र है, वहाँ पे आपने कॉफ़ी उगाई। कुछ अपने बारे में शुरुआत में सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को, और फिर कॉफ़ी कैसे आपने हिमाचल में लाई उसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, बात 98 की है। मैं CDI लखनऊ में हुआ करता था, कर्नाटका गए हुए थे, तो वहाँ की टोपोग्राफी कंडीशंस को देखते हुए मैंने वहाँ कॉफ़ी उगती हुई देखी। कुछ एक प्लांटेशन मुझे लगी कि मेरे हिमाचल के क्षेत्र से मिलती जुलती है। मैंने उन लोगों से बात की और वहाँ के टेम्परेचर और टोपोग्राफिक कंडीशंस को जाना। थोड़ा बहुत मैं सीड वहाँ से लेके आया। यहाँ पे आके मैंने उगाने का कोशिश की। ये वाला जो प्लांटेशन है ये ब्राज़ीलियन है, इसको कैंटीमोर बोलते हैं। ये बाद में मैंने मंगवाई थी उसी के साथ। और जो हमारे भारत की कॉफ़ी है, जिसमें हमारी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिसर्च सेंटर्स हैं, उसकी भी मैंने ट्रायल किया। पीछे वो लगी हुई है, इधर लगी हुई है पीछे। परंतु सबसे ज़्यादा कामयाब जो हमारे पास ब्राज़ीलियन हुई, कैंटीमोर हुई। मैंने प्रदेश में डिफरेंट साइट्स के ऊपर करीब 3.5 लाख के करीब पौधे जो है वो किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं। मैंने चाहा था कि प्रदेश सरकारें इस पे कार्य करें और इस प्लांटेशन को आगे बढ़ाएं, परंतु ऐसा हो नहीं सका आज तक। इसके बाद कॉफ़ी के साथ साथ मैंने बीच में ट्रायल किया था दालचीनी का, क्योंकि हमारे अपर हिमाचल रीजन में जो है तेज़ पत्ते की बहुतायत में प्लांटेशन मुझे मिली थी, तो मैंने दालचीनी को यहाँ ट्रायल किया था। ये भी 25 साल पुराना पौधा है, कॉफ़ी के साथ ही लगा है और बहुत अच्छी फ्लेवर इसमें जो है वो आता है। आप इसको देख सकते हैं मसल के। अगर आप इसको मसलेंगे और इसकी खुशबू को देखेंगे तो ये बहुत ही अलग किस्म का आपको इसका फ्लेवर नज़र आएगा। आपको मैं बता दूं कि डॉक्टर विक्रम शर्मा जी के हम बागान में इस वक्त हैं। ये जो क्षेत्र है जहाँ पे इन्होंने अपना काम किया है, ये मूलतः बिलासपुर जिला है हिमाचल प्रदेश का, और उसकी तहसील है घुमारवीं। वहाँ का गांव है मझोटी। उस गांव में ये इन्होंने, क्योंकि यहाँ के ये वासी हैं और यहाँ पे इन्होंने ये सारे प्रयोग करते हैं। आपको ये भी बता दूं कि जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, वहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे डॉक्टर विक्रम शर्मा काम कर चुके हैं। और उसके बाद ये पहले नॉर्थ इंडिया के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कॉफ़ी पे काम किया है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में खासकर हिमाचल प्रदेश में कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं होती है, पर ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं अपनी रिसर्च के मामले में। और इन्होंने कॉफ़ी पे रिसर्च की, क्योंकि ये यात्रा की थी उन्होंने दक्षिण भारत की। उसके बाद ये जो कॉफ़ी का बीज है वो यहाँ पे ले आए। मैं एक अध्यापक होने के नाते मेरी रुचि अपनी भी थी इस साइड में कि मैं कोई पौधा मतलब इस तरह का तैयार करूं। तो शुरू में मैंने, जब मैं शिमला में था, ये कीवी के पौधे मैं यहाँ लाया था। उसके बाद फिर ये बेटा जैसे पढ़ के निकला तो आगे इसी काम को, इसकी भी बचपन से ही रुचि थी। बचपन से ही पौधे लगाने में ये लगा रहता था। तो बाद में फिर ये कॉफ़ी का बीज ले आया। कॉफ़ी फिर यहाँ इन्होंने आगे चलाया इस काम को। फिर इसके बाद में ये अवाकाडो के पौधे, दालचीनी, कैम्फर, ये सारी चीज़ें मतलब आगे ये लाते गए और ये यहाँ पर मतलब सारा परिवार के सहयोग से हम आगे इसको चलाते गए।
आप सिनामन की बात कर रहे थे। बिल्कुल जी। सिनामन हमारे निचले हिमाचल में और मध्य हिमाचल ऊपरी कुछ क्षेत्र जिसको शिमला वगैरह का जिसका क्षेत्र है किन्नौर की निचली बेल्ट में भी सिनामन बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारे पास इसकी वाइल्ड जो वैरायटीज़ हैं वो पाई गई हैं। और यहाँ की सिनामन जो है वो गर्म इलाकों के सिनामन से कई गुना बेहतर होगी, क्योंकि ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर जब भी किसी भी प्लांट के लिए कम मिलेगा तो उसके जो फ्लेवर है वो हमेशा जो है बढ़ के आएगा। जी। और सिनामन के बाद हम आपको जो इन्होंने प्रयोग किया है, हमारे सामने कीवी के पौधे हैं कुछ यहाँ पे। कीवी पे भी इन्होंने काम किया है, क्योंकि जो मध्यम वर्ग की ऊंचाई है बिलासपुर जिले की, यहाँ पे कीवी के लिए टेम्परेचर पर्टिकुलर चाहिए होता है। कीवी के बारे में डॉक्टर विक्रम शर्मा आप हमें बताएं। देखिए कीवी का जो प्लांट है मेरे फादर लेके आए थे, ये बहुत पुराना प्लांट है, करीब 30-32 साल पुराना पौधा है। और हिमाचल के प्रथम प्लांटेशन है कीवी की लोअर बेल्ट में। यहाँ पे कोई भी कीवी की प्लांटेशन पहले नहीं होती थी, आज तो हर जगह जो है कीवी हो रही है। ये बहुत पुरानी प्लांटेशन है, हम भी इसको अब चेंज करने जा रहे हैं, परंतु हमने इसलिए रखा हुआ है कि बहुत पुराने पौधे हैं, इसलिए देखने के लिए इनको रखा जाए। इसमें बहुत अच्छी किस्म की कीवी जो है पैदा होती है। अब बूढ़े हो गए हैं तो थोड़ा इसमें थोड़ा लागत अब होना कम हो गई। इसके बाद मैं आपको तीसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि एवोकाडो जो है हिमाचल की बैकबोन बन सकती है। हिमाचल के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वाणिज्यिक पौधा बन सकता है, क्योंकि एवोकाडो की फसल यहाँ बहुत अच्छे से मैंने ली है और मेरे पास डिफरेंट वैरायटीज़ के एवोकाडो जो है, हैश भी है, सभी जो भी वैरायटीज़ हैं इस पे साथ है। अभी मैं कुछ एक वैरायटी जो है बाहर से इंपोर्ट करवा रहा हूँ, तो उसमें भी मैं लगा हूँ। ये जो है कपूर है, ये ओरिजिनल कपूर है। इसके साथ ये कॉफ़ी की इधर प्लांटेशन और भी हैं जो इंडियन है। इसमें आप देख सकते हैं ये तो कैंटीमोर की जो मैंने जनरेट की है नेक्स्ट ब्रीड, ये कैंटीमोर की ही ब्रीड है, उसी की नेक्स्ट है ये जनरेशन, बट ये इंडियन है। इसमें उतना अच्छा फ्रूट नहीं आ पाता, परंतु प्लांट सस्टेन किया हुआ है, रुका हुआ है, प्लांट बचा हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर विक्रम शर्मा में बता रहे हैं कि जो पहले वाली कॉफ़ी का पौधा उन्हें दिखाया वो ब्राज़ीलियन है, वो ब्राज़ीलियन ब्रांड है, और ये जो है ये इंडियन कॉफ़ी के पेड़ हैं। ये एक वैरायटी है और ये दूसरी वैरायटी। ये वैरायटीज़ के बारे में बताएं हम। ये S9 है, ये कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की रिसर्च है। ये S3 है, ये भी कॉफ़ी बोर्ड की है। ये कैंटीमोर से बनी हुई है, ये ब्राज़ीलियन की ही अगली ब्रीड है, परंतु ये ज़्यादा स्टर्डी है, टेम्परेचर को झेलती है और अच्छे से चल पाती है। इसमें और इसमें जो अपर आप टिप्स देखेंगे उनमें थोड़ा फ़र्क आएगा। थोड़ा सा ये क्लस्टर्ड होता है, वो ज़्यादा क्लस्टर्ड होती है, इनमें थोड़ा सा वैरायटीज़ में फ़र्क है कॉफ़ी की। आगे भी है। यहाँ मैं सनसेट टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कॉफ़ी के सीड्स हैं, बुड्ढन शाह थे कर्नाटक के, वो ले आए, उसको चुरा के वो बीज ले आए। उसकी कहानी भी हम जानेंगे डॉक्टर विक्रम शर्मा से। वो ले आए और डॉक्टर विक्रम शर्मा को, वो तो भारत में ले आए कॉफ़ी के सीड्स को, पर हमारे साथ जो डॉक्टर विक्रम शर्मा हैं वो हिमाचल प्रदेश में इसको ले आए और ये काम ही 1998 में कर चुके हैं। और इसलिए जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है उनके ज़्यादातर जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो इनको हिमाचल प्रदेश का बुड्ढन शाह भी कहते हैं। मैं आपको इस नाम से संबोधित कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश का बुड्ढन शाह। ये क्या कहानी है कॉफ़ी की? कॉफ़ी ऐसा है कि बाबा बुड्ढन शाह एक फ़कीर हुआ करते थे कर्नाटका के चिकमंगलूर के। आज भी उनकी वहाँ पे मज़ार है। वो हज पे गए हुए थे, तो हज से वापस आते आते उन्होंने कहीं अपना डेरा डाला। उस एक क्षेत्र में उन्होंने बकरियों को कॉफ़ी खाते हुए देखा, मीठी होती है, पका हुआ था। तो उन्होंने देखा कि बकरियां खा के अपनी थकान उतार रही हैं और मस्त हो रही हैं। तो वहीं से उन्होंने सोचा कि शायद मैं भी यहाँ से कुछ एक बीज ले लूँ। तो वहाँ पे बीज लाना जो था अवैध था, ला नहीं सकते थे उस कंट्री से। वहाँ से उन्होंने 7 बीज जो था अपनी धोती के उसमें डाल लिए और उनको चुरा के वहाँ से ले आए और लाके उन्होंने कर्नाटका के उस हिल एरिया में, जहाँ आज बुड्ढन शाह की आज भी मज़ार है, और जब भी कॉफ़ी की वहाँ प्रोडक्शन होती है वहाँ सभी लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं आज भी जाके। वहाँ पे उस सीड्स को जो है ना उन्होंने ग्रो किया। वहीं से कॉफ़ी की स्टोरी जो है हिंदुस्तान के लिए शुरू हुई है। आज तो कॉफ़ी नॉर्थ ईस्ट तक फैल चुकी है। जी, आपने कॉफ़ी की बात की, आपने अमरूद की वैरायटी भी पैदा की और वो भी अनोखा अमरूद है। काला अमरूद, अंदर से भी अमरूद क्या ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है? इसकी अगर हम मिनरल की वैल्यू की बात करें तो वो कैसा होता है, कहाँ उपयोग होता है?
देखिए ये काला है, बेसिकली ये एक इम्पोर्टेड ब्रीड है, ठीक है। तो मैंने लगाया था, हालांकि इसकी हमारा जो क्षेत्र है अमरूद के लिए इसलिए अच्छा नहीं रहता क्योंकि हमारे क्षेत्र में जब अमरूद पैदा होता है, जब यहाँ पे बड़ी बरसात पड़ी होती है, तो हम इसको बचा नहीं पाते। मेरे पास और वैरायटीज हैं जो सर्दियों में होती है हमारे पास, वो लोकल ब्रीड्स हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत मीठी होती हैं। ये मैं इसको उतना अच्छा कामयाब नहीं मानता। संसद टीवी के दर्शकों को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर विक्रम शर्मा, जिनको कि हिमाचल प्रदेश का बुड्ढन शाह कहा जाता है, कॉफ़ी के जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इनको नाम दिया है कॉफ़ी बोर्ड के। खास बात ये भी है कि ये हर साल ये लगभग कॉफ़ी के 1 लाख पौधे जो स्थानीय किसान हैं और स्थानीय यहाँ के लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। इसके अलावा लगभग 50,000 पौधे जो है सिनामन यानी दालचीनी के, और साथ ही कैम्फर और कपूर के जो पौधे हैं 50,000, ये हर वर्ष फ्री बांटते हैं। बीच में कोरोना के दौरान व्यवधान थोड़ा हुआ, पर ये हर साल इनका लक्ष्य है कि जो हॉर्टिकल्चर है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि ये सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं CDRI में, तो इनको अनुभव है उस चीज़ का, और इन्होंने वो कर दिखाया है अपने क्षेत्र में, अपने गांव में। बिलासपुर के घुमारवी जो तहसील है वहाँ पे अपने घर में ये इन्होंने करके दिखाया है। डॉक्टर विक्रम शर्मा, क्या सोच आपकी इसके पीछे कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पैसे लगा के आप कॉफ़ी के पौधे कहीं से लाते हैं, कहाँ से लाते हैं ये भी हमें बताएं, और कैसे लोगों के क्यों बांटते हैं आप? शुरू में हमने इसी खेत में पैदा करके बीज ला के हमने खुद भी पैदा किए। कई बार मैंने बाई एयर लिफ्ट करके बेंगलोर से भी लेके आया, चिकमंगलूर से भी लाके मैंने यहाँ पे लोगों को बांटे हैं कई बार, मल्टीपल टाइम्स। और अन्य पौधे मैं कई नर्सरी से, कलकत्ता से इंपोर्ट करवा के नर्सरी वालों से मैं लेके यहाँ पे देता हूँ। शुरुआत से 2005 से लगभग हम भी राजनीति में थे, राजनीति कर रहे हैं, तो हमारा क्षेत्र भी लोगों से मिलना जुलना हो रहता है ये। तो हमने उस क्षेत्र में और जगह भी देखा, तो मैंने अपने घर में देखा कि हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्लांट्स लाते हैं, बहुत प्लांट्स लाते हैं जिनको शौक़ था शुरू से। 93 में हमारी मैरिज हुई थी, उसके बाद चले रहते थे प्लांट्स लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा पैसे इसके ऊपर खर्च कर चुके हैं, लेकिन इनका जो मोटिव है वो यही है कि हम अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे हिमाचल के जो बच्चे हैं, वो वाणिज्यिक खेती में, जो कृषि है उसमें अपना रोजगार बनाए। मेरा इस क्षेत्र में काम करने का सबसे मुख्य जो लक्ष्य है वो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करना, और जो हमारा युवा है आज की डेट में उसको भटकाव से बचाना, कि वो भटके ना, अपनी रोजी रोटी कमा करके किसी भी क्षेत्र में जा करके अपने आप अपना रोजगार के साधन उत्पन्न करे। तीसरा मुद्दा जो है इस क्षेत्र का, जो ये निचला क्षेत्र है हिमाचल का, 65% हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का, जो पूरी तरह से पलायन को मजबूर हो चुका है। आपको भी पता है, हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है, सरकार भी इस चीज़ को जानती है कि यहाँ से बच्चे जो हैं बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, दिल्ली और कई क्षेत्रों में जा कर के 10-10 हज़ार की नौकरियाँ कर रहे हैं, और वहाँ गलत क्षेत्र में जा कर के उलझ रहे हैं और अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। उजड़ने से बचाने के लिए मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि उजड़ने से बचाने के लिए मैं इस क्षेत्र में लगा था, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने आकर के इस चीज़ को नहीं संभाला कि इस क्षेत्र को संभाला जाए और इस पूरे हिमाचल को जो है वो इन बीमारियों से बचाया जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। नशा तब करेगा व्यक्ति जब वो फ्री बैठा होगा, अकेला बैठेगा, उसके पास कोई साधन नहीं होगा, कमाने को संसाधन नहीं होगा, उल्टी चीज़ सोचेगा, 10 लोग बैठ के उल्टा सीधा सोचेंगे, तब ये चीज़ें बनती हैं। उस वजह से उस चीज़ को बचाने के लिए मैं कई दिनों से लगा हूँ, अकेला हूँ इसलिए पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। हालांकि हिमाचल प्रदेश में मैंने कॉफ़ी कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, इन सभी क्षेत्रों में मैंने कॉफ़ी की प्लांटेशन जो है तकरीबन आपको देखने को मिल जाएगी। आपके धर्मशाला में भी, जो बिल्कुल हिमालय के नीचे है, वहाँ पे भी कॉफ़ी की बहुत बढ़िया प्लांटेशन चल रही है अभी भी। जी, तो डॉक्टर विक्रम शर्मा की कोशिश है, मैंने जैसा बताया, क्योंकि वो केमिस्ट्री साइड से हैं पर हॉर्टिकल्चर में अब काम कर रहे हैं, क्योंकि वो रिसर्चर हैं बेसिकली। जैसा इन्होंने अभी कहा कि हिमाचल प्रदेश के युवा जो है, नशा एक बड़ी समस्या उभर के आ रहा है हिमाचल प्रदेश में, तो वो तब करेंगे जब क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर कम हैं, तो उनको जो आर्थिकी है, कैसे कमाएंगे, कैसे जिएंगे और
कैसे वो अपने परिवार चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी ये लगातार काम करते रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब आप ये हमें बताएं कि सरकारी स्तर पे क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में इनोवेशन का काम कर रहे हैं, कॉफ़ी, सिनामन, एवोकेडो और आप कपूर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ उगा चुके हैं और उसको इकोनॉमिक्स उसका समझा चुके हैं। सरकारी स्तर पे आप कहाँ अप्रोच किया और कहाँ से पॉजिटिवनेस आई, कहीं से या नहीं आई? मैं आज से नहीं, मैं 2006 से 7 से लगातार 2006 में भी मैंने ट्राई किया था। वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उसके बाद धूमल साहब की सरकार रही, उसमें थोड़ा बहुत कुछ होने लगा था, परंतु वो तब तक सरकार चलेगी। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स पीछे मेरी हमारे पास जयराम जी की सरकार भी रही, उसमें भी मैं खुद पर्सनली मिला, जाके बताया भी उन लोगों को। उन लोगों ने बीच में आकर मेरा सहयोग भी किया, हालांकि हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे पवन राणा जी, उन्होंने मेरा कॉफ़ी बांटने में भी काफ़ी सहयोग किया, पर चीज़ें आगे तक नहीं बढ़ पाई। हालांकि मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉफ़ी बोर्ड का सदस्य बनाया, मैं 5 साल वहाँ सदस्य रहा। वहाँ से मैंने फिर सीड्स को लाके, जो भी मेरे से रिसोर्सेज हो सकते थे, मैंने यहाँ पहुँचाए हैं हिमाचल प्रदेश में लाके, और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे हैं। इंटरनेट टूर भी एक मैं लेके गया था यहाँ के किसानों को लेकर के, जिसमें प्रबुद्ध 10-11 लोग मैंने पूरे दक्षिण भारत की उनको दिखाया था कि कॉफ़ी पैदा कैसे की जाती है। परंतु कुछ एक चीज़ें बिना सरकार के सहयोग से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ा मिशन है, बड़ा काम है और वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक खेती को अकेले करना जो है असंभव है, क्योंकि लोगों के साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि भारत सरकार, हिमाचल सरकार, इसके साथ उत्तराखंड भी हमारे पास एक एक्सप्लोरेशन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है। और कॉफ़ी एक इतना बड़ा क्षेत्र है अपने आप में कि हम 15 से 16% जो है भारत उसको निर्यात कर पाता है। अदर जो है वो अदर कंट्री से आती हैं, और यूरोप इसका बहुत बड़ा जो है वो व्यापार का केंद्र है। मैं चाहता हूँ कॉफ़ी के साथ पिस्ता हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी फसल हो सकती है, एवोकेडो एक बहुत बड़ी फसल हो सकती है। एक और मेरे पास एक ऐसा प्लांट्स मैंने, जिसके ऊपर मैंने शोध पूरा कर लिया है, जो भारतवर्ष में नहीं होता। हम सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड है, हम सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और उसका 99.9% जो है एक्सपोर्ट चाइना देता है हमें, पूरा का पूरा। हालांकि हमारे पास इतनी बड़ी हिमालयन रेंज है कि हम पूरे देश को नहीं, विश्व को हम उसको पैदा करके दे सकते हैं, परंतु इसके ऊपर कोई काम करके राजी नहीं है। कौन सी चीज़ें ऐसी जो आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज़ को थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी तक मैं उसमें पूर्ण नहीं कर पाया हूँ शोध को, तो मैं कंप्लीट करूंगा तभी मैं इस चीज़ को बता पाऊंगा। आपके माध्यम से मैं जरूर देश को बताऊंगा। हींग की जो रिसर्च थी मैंने 2016 में शुरू की थी। 2016 में मैंने मल्टीपल कंट्रीज़ को एक्सप्लोर किया जहाँ पे हींग पाया जाता है। यूरोप में भी कुछ एक क्षेत्र हैं, हालांकि उसका किसी को पता नहीं। ऑस्ट्रिया एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ पे भी हींग होता है। अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, रशिया को क्षेत्र, कुछ एक क्षेत्र, और कजाकिस्तान, ये हींग के बहुत बड़े उत्पादक हैं। ईरान बहुत बड़ा उत्पादक रहा है, अफगानिस्तान उसके साथ ही, एक ही टॉपोग्राफी कंडीशन है इनकी दोनों की। तो मैं हींग का सीड जो है 2017 में लेके आया था। उसी सीड को जब मैं लेके आया, उस सीड को मैंने मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस को दिया। मैंने स्कास शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर जम्मू को भी दिया। IHBT पालमपुर को, CSIR को मैंने सीड दिया है। ये गलत क्लेम करते हैं। आज भी मेरे पास सीड का सैंपल, उसी सेम सीड का सैंपल पड़ा है, आज भी उसको जेनेटिकली चेक किया जा सकता है। उसके बाद DRDO ले दिहार जो सेंटर है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर रिसर्च, उसमें मैंने सीड दिया है। डॉक्टर OP चौरासिया जी उसके डायरेक्टर हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर को मैंने सीड दिया है। अभी जहाँ पे ये बहुत बड़ा स्लाइड हुआ सराज में, बग साइड के अगली तरफ, वो हॉर्टिकल्चर कॉलेज में वो हुआ, थोड़ा क्लाउड बस्ट हुआ, उसके प्रिंसिपल को मैंने सीड दिया है। तो ऐसे और लोगों को भी मैंने सीड दिया है। कोई ग्रो कर पाया, कोई नहीं कर पाया, वो टेक्निकली फेलियर्स इसमें होते हैं, क्योंकि बड़ा पेरिशेबल बीज है। आज भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ।
हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले डॉक्टर विक्रम शर्मा जो हैं वो लगातार इनोवेशन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में भी और एग्रीकल्चर में भी। जो हींग की खेती की बात वो कर रहे हैं, ये है वो हींग का बीज जिसको कि बिल्कुल कोल्ड में रखा जाता है, टेम्परेचर पर रखा जाता है। डॉक्टर विक्रम शर्मा हमें ज़्यादा बताएंगे। तो हींग का जो, अगर हम बात करें, हींग का जो बीज है वो ऐसा होता है और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर विक्रम शर्मा के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे हींग की खेती बढ़िया हो सकती है। आप सक्सेसफुली उसको कर भी चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी किस्में और क्या होता है हींग की कौन सा बीज है? देखिए, हींग के जो हमारे पास जो ट्रायल में चले हैं बीज इस वक्त, जो किन्नौर, लाहौल और हमारे लेह में जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो हींग की बीज वैरायटी हो रही है, वो ये वाली वैरायटी मैंने वहाँ पे बीज दिया था। ये उसी का सैंपल है एक, जो कोल्ड चिलिंग में रखा जाता है, फिर डीप फ्रीजर में इसको रखना पड़ता है नाइट्रोजन में पैक करके, क्योंकि ये पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये जो वैरायटी है ये अफ़गानिस्तान की एक हाइब्रिड ब्रीड है जो नई उन्होंने तैयार की है, उसका बीज मेरे पास आया था इंट्रोडक्शन के लिए। ये भी अभी चिलिंग में रखा गया है, मैंने इसको किसी को दिया नहीं है। ये जो है मल्टीपल साइट्स पे मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को बांटा था और कुछ एक लोगों को भी दिया था प्राइवेटली नहीं कर पाए, ना ही यूनिवर्सिटीज इसको प्रॉपर ढंग से ग्रो कर पाए। हाँ, IHBT पालमपुर को मैंने बीज दिया था, हालांकि वो क्लेम करते हैं कि हमने खुद लिया है, परंतु मैंने 1 किलो बीज उन्हें दिया था। DRDO दिहार लेह, डॉक्टर ओम प्रकाश चौरसिया वहाँ पे हैं, उनको मैंने बीज दिया था, जो आज 4 साल की फसल हो चुकी है। शायद इस साल उसमें फ्लावर भी आ जाए, उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर जाए। 4 या 5 साल में ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसकी जड़ होती है, ये सौंफ प्रजाति का पौधा है, गाजर और सौंफ के बीच की प्रजाति है ये। इसकी जड़ होती है गाजर की तरह, नीचे को मूली होती है। 4 साल के बाद उसमें स्लाइसिंग करके उसमें से हींग का सैप जो है निकाला जाता है। ये हींग की प्रोसेसिंग है। जितना भी आप हींग इस वक्त बाज़ार में देख रहे हैं, इसमें 90% जो है आटा होता है या स्टार्च डाली जाती है और 10% उसमें फ्लेवर के लिए हींग डाला जाता है। परंतु आप देख रहे होंगे इसमें खुशबू भी आपको आ रही है कि ओरिजिनल हींग की खुशबू कितनी मनमोहक होती है, कितनी सुंदर होती है। वो फर्मेंटेड करके उसमें कई बार आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल के उसको बनाया जाता है। ये हाथरस में इसका कार्यभार बहुत ज़्यादा होता है जी। ये हींग की कहानी है जो अफ़गानिस्तान और ईरान में, उस कंट्री की ये बहुत बड़ी इकोनॉमी का है और उस कंट्री से आप एक भी बीज जो है वो आप किसी भी देश में नहीं ले जा सकते, सजाए मौत है वहाँ पे। ये मैंने जब पहली से खेप आई थी तो केमिकल करेक्टराइजेशन के लिए मैंने वो सीड्स मंगवाए थे। बाद में उनको फिर मैंने रीजनरेट करके फिर उनको कल्टीवेशन में डाल के तो उनको ग्रो किया था। जी, तो डॉक्टर विक्रम शर्मा का कहना है कि जो हींग है उसके जो उत्पादक देशों की अगर हम बात करें तो वो ईरान है, अफ़गानिस्तान है और वहाँ पे इसको दूसरे देशों में ले जाने की बिल्कुल मनाही है। उनका कहना है कि सज़ाए मौत भी है। पर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में, लेह और लद्दाख के बहुत सारे इंस्टीट्यूट को, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स को ये बीज जो है डॉक्टर विक्रम शर्मा पहुंचा चुके हैं। उसमें आगे की चीज़ें भी हो सकती, 3-4 वर्षों में बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और कमर्शियली हींग की खेती हिमाचल प्रदेश में संभव है। और ये हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी, यहाँ के किसानों और बागवानों की आर्थिकी के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों के जो नौजवान युवा हैं वो भी इसमें जुट सकते हैं और उनकी इकोनॉमिक्स और उनकी जो बेरोजगारी समस्या है वह भी दूर हो सकती है। आजकल के डिजिटल युग में थोड़ा सा इन चीज़ों की हम डिजिटल रूप से इसको आगे तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये इवेंट कोई रखते हैं कि प्लांट देने का, फार्मर्स को देने का, तो उसका डिजिटल रूप से कैसे लोगों तक पहुंचे, कैसे लोगों को पता चले कि हम कमर्शियल रूप से भी इन खेतियों को अपना सकते हैं, ट्रेडिशनल खेती से कैसे निकलें, ये सब मेरे पॉइंट्स रहते हैं जिन पे मैं काम करता रहता हूं और अपने फादर के साथ इस काम में लगा रहता हूं। एक विशेष बात और जो यहाँ उभर के सामने आती है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हमें कमर्शियल जो फार्मिंग करनी है, वाणिज्यिक खेती करनी है इन चीज़ों की, तो उसके लिए उत्साह जो है सरकार को भी दिखाना पड़ेगा और जो फाइनेंशियल हेल्प है वो भी दिखानी पड़ेगी। मैं एक बात आपसे यहाँ जानना चाहूँगा कि जिन भी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, ये
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधीन आता है या हॉर्टिकल्चर के अधीन आता है, और फंडिंग का एलोकेशन कैसा है? इसको प्रमोशन के लिए क्या सरकारी स्तर पे है हिमाचल प्रदेश में? देखिए ऐसा है, अभी तक जितनी भी चीज़ें ये आई हैं, ये सरकार ने किसी को भी अपने उसमें नहीं लिया, क्षेत्राधिकार में नहीं लिया है। जिसमें कॉफ़ी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आती है,